हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध जैन। मेरे यूट्यूब चैनल जैन इंस्टीट्यूट और न्यू विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का बेसिक स्टार्टिंग पढ़ेंगे। बेसिक मैथ में क्या और कैसे हम देखेंगे, क्योंकि कई बच्चों को स्टार्टिंग बेसिक मैथ में परेशानी होती है, तो आपको सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। देखें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे सभी बच्चों को स्थानीय मान और जातीय मान। यहाँ से क्वेश्चन आता है स्थानीय मान से और जातीय मान से। कई बच्चे यहाँ पर यही नहीं जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू। कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये होता है फेस वैल्यू। देखें, अगर हम बात करते हैं स्थानीय मान की और जातीय मान की, तो दोनों अपने आप में अलग अलग हैं और इनको किस प्रकार से हमें फाइंड करना है वो देखेंगे। देखें, सबसे पहले इनकी बेसिक परिभाषा हम देखेंगे कि क्या होती है। तो जातीय मान यानी कि जाति, जो जाति होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर किसी की कोई जाति है तो उसी जाति से पहचाना जाता है। फेस, इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस मतलब उसका चेहरा। तो इसकी परिभाषा होती है उस संख्या का वह मान जो संख्या का स्वयं का मान है, वही उसका फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान कहलाता है। देखें, 2 का फेस कैसा है, ऐसा। तो इसका फेस जब ये है तो इसका जातीय मान भी यही होगा, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू खुद यही है ना। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने अगर क्लास में से किसी एक व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा सचिन खड़े हो जाओ, तो वहां जो फेस है सचिन का होगा, क्योंकि मैंने नाम सचिन का बोला है। ऐसे ही मैंने किसी भी संख्या में से बोला, मैंने 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2, चूंकि मैंने उसका जाति यानी कि फेस बोला है 2, यानी कि उसका जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। फेस वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उसने हमें दिया 5 4 2 3 1 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, हमें इस तरीके से निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, या उसने बोल दिया हमें फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 4 3 2 1, फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5 4 2 3 1। देखें, हमें 5 का जातीय मान निकालना है, सॉरी स्थानीय जातीय मान। मुझे 5 का क्या निकालना है, जातीय मान निकालना है, फेस वैल्यू निकालनी है। तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा, तो यहाँ पर देखें 5 की जाति, उसने जो पूछा है उसका मान वही होगा, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा। तो ये देखो, 5 की जाति यानी कि फेस कैसा है, 5 का फेस तो यही है ना, तो 5 का फेस क्या होगा, 5, यानी कि उस संख्या का जातीय मान वही संख्या स्वयं होती है, क्योंकि उसका जातीय मान स्वयं का मान ही होता है। लेकिन स्थानीय मान में देखें, अगर मुझे निकालना है 5 का स्थानीय मान, तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है स्थान के अकॉर्डिंग। स्थान के अकॉर्डिंग मतलब प्लेस के अनुसार। अब प्लेस है तो प्लेस के अनुसार कैसे होगा, तो उस चीज के लिए समझेंगे। प्लेस मान होता है उसका स्थान। देखें, प्लेस यानी कि स्थान कैसे होगा, 1 2 3 4 5। अगर मुझे 5 का लिए 5 स्थान कहाँ पे आ रहा है, 5वें नंबर पे। अगर 5वां स्थान 5वें नंबर पे आ रहा है तो इसका स्थानीय मान भी क्या होगा, 5, और पीछे जितनी जीरो हैं उतनी, मतलब जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 5वें नंबर पे है, तो यहाँ पर भी ये 5वें नंबर पे ही होगा। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 50,000 4,000 320 और 1। तो देखें, जो स्थानीय मान है वो इसी प्रकार से होगा, यानी कि 1 2 3 4 4 प्लेस छोड़ करके जो 5वां प्लेस है, 5th प्लेस है, वही हमारा आंसर है। तो हमने 5 उठाया, और जो 4 प्लेस हैं उनकी जगह में कोई संख्या नहीं रखूंगा, केवल 0 पुट करूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आता है। देखें, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं 6 4 3 2 में मुझे 4 का स्थानीय मान चाहिए, यानी कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब इसके लिए हम निकालेंगे, तो देखें 1 2 3, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इसको मैं करूंगा 400, तो 400। देखें, तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ भी मैं कौन से स्थान पर रखूंगा, तीसरे पर। आप सिंपल सा समझें कि जिस संख्या जो लिखी है हमने वो लिखा, और उसके पीछे उतना ही जीरो। ठीक है,
कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, देखें फिर से एक बार। 5 3 2 1 8 7 में 8 का स्थानीय मान, 8 को मैंने 8 लिखा, पीछे एक संख्या यानी कि 1 लिखा, जितनी संख्या उतने 0। आप सभी नोट कर लें इसको एक बार। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है 5 4 1 6 7 में 1 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा, है ना। फाइंड द सम ऑफ find the sum of place value of 1 is 5 4 1 6 7। 5 4 1 6 7 में 1 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे समझेंगे कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखें 1 0 0, ये हो गया इसका स्थानीय मान। जातीय मान निकाला तो जातीय मान कितना होगा 1। ये होगा प्लेस वैल्यू, ये होगा फेस वैल्यू, और हमें यहाँ पर दोनों का ऐड चाहिए, है ना। तो कितना हो गया 101। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 5 4 1 6 7। तो सम हमें करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 100 हो गया उसका प्लेस वैल्यू और 1 हो गया उसका फेस वैल्यू। तो हमें 1 का ही प्लेस वैल्यू चाहिए और 1 का ही फेस वैल्यू चाहिए। जब हमें दोनों ही चीजें चाहिए तो हम इस प्रकार से आसानी से उसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 2 8 7 6 1 में 8 के स्थानीय मान को 2 के जातीय मान से विभाजित करना है। 8 2 1 9 5 7 6 में 9 के स्थानीय मान और 2 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। 7 3 5 6 4 2 में 5 के जातीय मान और 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा ये पता करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो हम इन्हें बनाएंगे। आप सभी ने उम्मीद करता हूँ देखते ही सॉल्व भी करते होंगे, बहुत ही सिंपल से हैं। यहाँ पर प्लेस वैल्यू चाहिए 8 का और फेस वैल्यू चाहिए 2 का, दोनों को डिवाइड करना है। 8 का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पे 8 और पीछे 3 डिवाइड करना है 2 के फेस वैल्यू से। 2 का फेस वैल्यू तो यही होगा। तो 8000 का हाफ जो होता है वो लगभग कितना रहेगा 4000 रहेगा। हेलो देखें 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9000 और 2 का जातीय मान कितना होगा 2। दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18000। यही हमारा आंसर होगा। देखिए 9 के पीछे 1 2 3 0, तो हमने 3 0 लगा दिया। 2 का जातीय मान फेस वैल्यू 2 ही होगा, उनका मल्टीप्लाई ये आ गया। देखिए 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा और 6 का स्थानीय मान 6 के पीछे 00 है तो 6 के पीछे क्या आ जाएगा 00। दोनों का डिफरेंस चाहिए और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 595। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हमें पता करना है, आप सभी नोट कर लीजिए। देखें आप सभी को स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं आपको और बताऊंगा वहां से। अब हम देखते हैं इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। जैसे इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट है, तो उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखेंगे। देखिए यूनिट डिजिट इकाई के अंक के लिए क्या होता है कि हम किस प्रकार से उसको करेंगे तो वो चीज़ समझेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा था यूनिट डिजिट इकाई का अंक, तो इकाई के अंक यूनिट डिजिट में किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने होते हैं वहां पे देखिए उसने बोला हमसे फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन आया सपोज 5 6 7 into 8 2 3। अब इसमें हमें इकाई का अंक पता करना है तो किस प्रकार से करेंगे। देखें हमें यूनिट डिजिट के लिए इकाई का अंक चाहिए, तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट ले लो, यहाँ से भी यूनिट डिजिट ले लो। यानी कि इकाई का अंक ले लो, पूरी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, केवल इनका मल्टीप्लाई करो। 7 into 3, तो 7 into 3 कितना हो गया 21। तो इकाई का अंक कितना हो गया हमारा केवल 1, तो हमारा इकाई का अंक आ गया 1। देखें अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं 4 3 2 1 into 6 7 8 9, तो यहाँ पे हम वही 1 और यहाँ से हम 9, तो 1 और 9 को हम लेंगे मल्टीप्लाई है, तो आंसर कितना हो गया हमारा 9।
इसी प्रकार से यहाँ अगर एक से अधिक चिन्ह आ जाते हैं 4 5 6 इंटू 2 3 9, तो यहाँ से देखो सबसे पहले जब भी एक से अधिक चिन्ह आ जाते हैं तो हम बोर्डमास नियम को यूज करते हैं, बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं। बोर्डमास रूल सबसे पहले क्या कहता है कि भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ घटाना करें, यानी कि सबसे पहले डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस और माइनस आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, भाई 9 6 54 यानी कि 54 प्लस 2, तो हमने 2 और 4 लास्ट जोड़ लिया, कितना आ गया 6, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया यहाँ से 6। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को बनाना है। आप फिर से देखें क्वेश्चन और देखते हैं 2 3 2 4 6 1 इंटू 3 2 9 इंटू 4 2 6 7, देखें 2 एकम 2 9 7 63 3 दूनी 6। इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप दो करके भी ज्वाइंट करके आपस में गुणा करके बाद में निकाल सकते हैं। देखें अगर हमें दिया हुआ है 5 4 3 2 इंटू 6 7 5 9 प्लस 3 2 6 1 इंटू 5 8 2 3, इस टाइप से, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं होगा अभी क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा ये वाला, कई लोग पहले प्लस कर जाएंगे 18 50 22 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका गलत हो जाएगा, ध्यान देना है ना। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि किस टाइप से हमें करना है, तो बोर्डमास नियम हमें हर जगह पे फॉलो करना ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, करें फटाफट से। जैसे ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया -2 + 5, तो ध्यान रखें ये नहीं जोड़ना है, ये लोग ये जोड़ जाते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान रखना प्लस और प्लस का जोड़ता है, तो आपको कोई डाउट हो तो पहले माइनस कर सकते हैं, है ना। प्लस और माइनस में कोई भी पहले हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है ना। 5 + 2 कितना हो गया 7, तो पहले आप माइनस कर लेना, ऐसा मत कर देना कि आप गलत कर दो इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर अगर माइनस पहले आ रहा है तो आप भले ही माइनस कर दो, प्लस मत करो। माइनस और प्लस में कभी भी कोई भी गलत नहीं होता है, माइनस अगर पहले आ रहा है तो पहले माइनस कर दो, है ना। तो आप कुछ भी संख्या पहले माइनस या पहले प्लस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई के बाद ही होगा। जल्दी से नोट करें फटाफट से। देखें अब हम जैसे बात करते हैं, इकाई का अंक आता है घात के रूप में। जैसे यहाँ पे कोई एक संख्या है और उसकी घात दे दी है, तो यहाँ पे इकाई का अंक ये आता है कि इसमें इकाई का अंक फाइंड करना, तो हम कैसे करेंगे। देखें बहुत ही सिंपल सा है, हमें पूरी संख्या से मतलब है कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, सबसे लास्ट वाले अंक से मतलब है, तो हमने यहाँ से लिया 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा जो भी संख्या हो उसमें हमेशा 4 का डिवाइड करना है। कितने का डिवाइड करना है, हमेशा 4 का, ये याद रखो, हमेशा 4 का डिवाइड होगा। 4 का डिवाइड करेंगे हम, तो चाहे तो लास्ट डिजिट में भी कर सकते हैं और बड़ी संख्या आ जाए तो, नहीं तो आप पूरे में भी कर सकते हो। देखो हमने 4 का भाग लिया यहाँ से, तो जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा वो लेना है हमें, है ना। 4 का अगर हमने भाग लिया तो जो रिमाइंडर बचेगा हमें उस रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, 9 की घात 1 यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया अपना 9, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखना, अगर यहाँ पे ये आ गया, बहुत बड़ा आ गया, तो पहले तो ये यहाँ पे 4 का भाग पीछे के 2 अंक में भी दे सकते हैं, 2 डिजिट जो लास्ट की है उसमें भी दे सकते हैं, पूरे में देना है पूरे में दे दो। तो देखिए 4 2 8, शेष कितना बचा 2, जब 2 शेष बचा तो 2 की घात 2 यानी कि कितना होगा 4, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। आप एक बार इनको देखें, अभी मैं और बताता हूँ, नोट कर लीजिए। देखें अगर हम बात करें 2 3 6 7 और 4 3 2 1 यहाँ से, तो 7 की पावर यहाँ से भी 4 का भाग देना है, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा 1, तो 7 की पावर 1 कितना हो गया 7। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखें, एक और चीज़ है यहाँ पर जो कि बच्चे जहाँ गलत करते हैं क्वेश्चन को, तो वो बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर कि हम किस प्रकार से उसको करेंगे। देखें 2 4 1 6 या 3 कुछ भी आ जाए और 4 3 9 2 ये आ गया।
अब हम यहाँ से लिखेंगे 3 को, और यहाँ से जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 0, शेष बचे 92 में 4 से डिवाइड किया, बिल्कुल 0 बचा, रिमाइंडर बचे नहीं। तो ध्यान दें यहाँ पे 3 की पावर 0 लिखने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई संख्याएं जहां गलत हो जाता है तो आप कभी भी ध्यान रखना 0 की जगह पर हमेशा 4 लिख देना। जब भी 1 रिमाइंडर बचे 1 2 आई 2 3 आई 3, लेकिन जब भी 0 बचे तब आपको क्या लिखना है, वहां पर 4 लिखना है। तो आप क्या लिख लेना उसकी जगह पर 4। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 81, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी अगर आती है 0 यूनिट डिजिट इस जगह पर 1 5 6, तो पावर से कभी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये 4 डिजिट ऐसे हैं कि इनकी कितनी भी पावर हो हमेशा ये क्या होता है, कितनी भी पावर होने पर हमेशा ये वैल्यू यही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। देखेंगे जैसे वहां पे लिखा 310 की पावर 219, देखें 0 है, कितना भी पावर आए यहाँ से हम शायद 3 लिखते हैं, यहाँ पे 0 की पावर 3 का कोई मतलब होगा, कुछ नहीं होगा, कितना लिखेंगे हम 0। ऐसे ही इसको समझेंगे हम 2175, इसका पावर लिखा मैंने 205, 5 की पावर में कितना भी लिख दूं, यहाँ पे कितना भी लिख दूं, 5 की पावर 1 2 3 4 5 का कितना रहेगा 5, देखो 5 का 5 से डबल बार भी हुआ, 3 बार भी हुआ और 4 बार भी हुआ, तो कितनी भी टाइम्स मैं इसको लिख सकता हूँ। इसका भी यूनिट डिजिट 5 रहेगा, इसका भी 5 रहेगा, इसका भी 5 रहेगा, 25 125 625, पीछे का डिजिट तो 5 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन समझेंगे तो देखिए 216 की पावर 491, देखिए 6 आया। अब 6 की डिजिट यहाँ पे मैं कितना भी लिखूं, सपोज दैट 3 लिखूं, तब भी मेरा कितना आया 6 आया, देखो। लेकिन जब भी ये आ जाएगा तो सॉल्व करने की आवश्यकता क्या है, सीधा हम क्या लिख देंगे, इसका 0 दिया है तो 0, 5 दिया है तो सीधा 5, और 6 दिया है तो सीधा 6, 1 दिया है तो हमारा आंसर कितना आएगा, सीधा 1। ये 4 डिजिट 0 1 5 6 ये सॉल्व करने ही नहीं है, ये तो हम डायरेक्ट देख करके ही रख सकते हैं, बाकी कोई भी संख्या है तब हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, वो करके मुझे बताइए। इकाई काम की फाइंड करना है, ये आपने कर ही लिए होंगे, बहुत ही सिंपल से हैं। देखें एक बार हम इसे करते हैं, 7 की पावर 95, तो 95 के लिए हम 4 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3, इसके लिए हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 7 की 5 अगर पूरा लिखते हैं तो 343 भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो केवल 3 या 43 भी लिख सकते हैं केवल। तो हमारा इकाई मान कितना आ जाएगा, केवल 4। हमें पूरा माइनस करने से मतलब नहीं, कई लोग बोलेंगे तो पूरी संख्या ये है, लेकिन पूरी संख्या से हमें केवल क्या लेना है, जो लास्ट डिजिट लेना है 4, वो हम लेकर के चलेंगे। ऐसे ही यहाँ से देखेंगे 3 की पावर हम कितना भी लिखें तो 0 आएगा तो हम 4 लिख देंगे, 4 की पावर भी 0 आएगा तो 4 लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 1 की पावर का कोई मतलब ही नहीं है। 3 की पावर 4 का आया 1 मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 6 आया यानी कि 6 ही आएगा, प्लस ये आया तो 9 का होता है 729,
6 एकम 6 प्लस 9 माइनस 1, तो 15 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 14, तो 14 की हम कितना ले लेंगे 4। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ से देखें इकाई का डिजिट हुआ 7, यहाँ पे अपन भाग दें ना दें +7 -7। यहाँ से अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो कितने बचेंगे 3 3 3। 7 की पावर 3 से या 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 माइनस हो गई तो 0 बचा। तो 7 की पावर 3 जो है यहाँ से हम लेकर के चलेंगे, आप चाहें तो ये 0 बचेगा घटा के भी ले सकते हैं, है ना। तो 343 की पावर कितना होगा केवल 3। 3 + 3 6 - 3 = 3। अगर नहीं काटना आता समझ में तो 3 + 3 - 3 और 6 - 3 भी कितना बचेगा 3, कैसे भी करके कर सकते हैं। 5 की पावर मैंने अभी बोला था कितनी भी हो 5 ही रहेगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही रहेगा, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 है तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा 3, तो 729 का कितना आएगा हमारा आंसर 9। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे अगर हम बात करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ से देखिए अब जैसे अगर अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या की, प्राइम नंबर्स की, तो उसने अगर हमसे पूछ लिया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो हमें इस प्रकार से फाइंड करना है कि इनका प्राइम नंबर्स का सम क्या होगा। तो देखें पहले तो अभाज्य संख्या में आनी चाहिए, कई लोग एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, तो उनको बता दूं एक ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा ये कोई भी ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट हो, यानी कि हम इसे ना तो कंपोजिट में लेके चलते हैं ना प्राइम में, ना यानी कि एक हमारा ना तो भाज्य में आएगा ना ही अभाज्य में, ये ध्यान रखना। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 2 से। देखें 2 3 5 अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से भी ना कटे। 11 13 17 19 21। देखें जैसे अगर अपन चाहें तो ये जो हमारी संख्या है वो 10 हो चुकी, वो सॉरी 9 हो चुकी है, हमने 9 लिखी है, तो है ना 9 संख्याओं को देखें जोड़ना नहीं चाहे तो 5 3 8 और 2 10 10 और 30 40 40 और 30 70 70 और 30 100। तो हमारा सभी का सम कितना आ गया 100 आ गया, है ना। आप देखो एक 3 के साथ एक 7 को जोड़ोगे, एक 9 के साथ एक को जोड़ोगे, 7 के साथ 3 को जोड़ोगे तो 0 वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप आसानी से जोड़ सकते हो। आप लोग कैसे लाइन बाई लाइन जोड़ रहे होते हो, नहीं आपने देखो 5 3 8 को 10 जोड़ लिए, 7 और 23 30 11 और 19 30 17 और 11 13 30 30 30 30 90 और 10 100। फटाफट से हमारा आंसर आ गया कितना 100। तो आप जोड़ भी सकते हैं आसानी से और पता भी कर सकते हैं। कई बार हमसे पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स 1 to 50। तो यहाँ पर ध्यान दें 1 से 50 तक हमारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं 15 होते हैं, 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगर 51 से 100 तक पूछे तो प्राइम नंबर होते हैं 10, 50 तक पूछे तो होते हैं 15। यानी कि अगर वो हमसे 1 से 100 तक प्राइम नंबर पूछता है तो टोटल होते हैं 25। टोटल कितने होते हैं 25। ये चीज ध्यान रखना, अगर 1 से 100 तक पूछे तो 25, 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10। मैं आपको पूरे लिख के ही बता देता हूँ कि कैसे ये संख्या जो है वो आती है, प्राइम नंबर्स कैसे काउंट होते हैं पूरे। तो देखें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 81 83 89। देखिए 1 से 50 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
देखें 15 तक हो गए, 50 तक, 50 से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हो गए, तो 15 10 कितने हो गए टोटल 25 हो गए। तो ये इसी प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इन सभी को। देखें आप सभी के नोट हो गया होंगे, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ये तो हो गया, एक क्वेश्चन और पूछा था उसने 110 से 120 के बीच कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। मुझे इसका आंसर बताएं आप सभी लोग फटाफट से। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं क्लास में। कई लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, कई लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से बताएं, देख करके करें फटाफट से। कई लोग कह रहे हैं 3, कई लोग कह रहे हैं 2, कई 5, पता नहीं कहां से कैसे कर रहे हैं वो। 3 के आंसर ज्यादा आ रहे हैं, पर मेरे ख्याल से 3 नहीं है। कितने होंगे बताएं, कौन सी संख्या होगी? कई लोग 1 दे रहे हैं, तो एक संख्या जो दे रहे हैं उनको देखते हैं। उनने कहा 111 अभाज्य है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 113 अभाज्य नहीं है क्या? 117 अभाज्य नहीं है क्या? 119 अभाज्य नहीं है? 115 तो नहीं होगी। अब कई लोगों के आंसर आने लगे सर 4 अभाज्य हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा 111 3 से कट जाती है, इसलिए वो अभाज्य नहीं है। कई लोगों का आंसर केवल 111 आ रहा था, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि 111 अभाज्य नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही आंसर दिया 111। संख्या भी अगर पूछी वहां कमेंट में दे रहे थे, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखें। अब अगर हम बात करते हैं 113 117 119 का, तो देखें 17 7 119 होते हैं, 17 से कट जाएगा या 7 से कट जाएगा। 13 नंबर में 117 होते हैं, यानी कि 13 से कट जाएगा या 9 से कट जाएगा। तो केवल कौन सी संख्या बचती है? केवल एक संख्या बचती है 113। तो कितनी संख्याएं आई? मात्र एक संख्या है, तो आंसर क्या होगा हमारा 1।